अगर आप किसी भी टाइप का एग्रीकल्चर लैंड की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ट्रांसफर में आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि देहात के एरिया में अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें देखा जाता है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी आती है। तो आज वो सारे प्रिकॉशंस जो आपको एग्रीकल्चर लैंड लेते टाइम करने हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, साथ में इसका फॉर्मेट भी आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके मन में जो दुविधा है जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट राइटर के पास जाना पड़ता है, वो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चेक करने की जरूरत है वो इसी वीडियो में आज जैसे मैंने कहा कि बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको ऑनरशिप को वेरीफाई करना है और टाइटल ऑफ द लैंड को वेरीफाई करना है। मतलब जो ट्रांसफरर है, सेलर है या डोनर है, वो उसका प्रॉपर लीगल ऑनर है या नहीं, ये आपको सबसे पहले इंश्योर करने की जरूरत है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? ये आप ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कि खसरा, खतौनी, जमाबंदी और म्यूटेशन से जाके आप चेक कर सकते हैं। इन रिकॉर्ड को आप चेक करते हैं तब आपको ऑनरशिप की कंफर्मेशन होती है। मतलब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हेल्पफुल होते हैं चेक करने के लिए। दूसरा, एक एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये वेरीफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी जिसे आप खरीद रहे हैं इसमें किसी भी टाइप का लोन, मॉर्गेज, लीन या लीगल डिस्प्यूट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि लैंड जो आप खरीद रहे हैं वो गवर्नमेंट ने एक्वायर तो नहीं की हुई। ये आपके लिए अक्सर ज़रूरी होता है समझना, जो हम सब गलती करते हैं। क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी पे किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शंस एक्चुअल ट्रांसफर होने के टाइम पे आपको जब पता लगेगा तब आपका सारा खेल खराब हो जाएगा। पैसे आप दे चुके होंगे और टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का किसी टाइप का कोई एक्विजिशन तो नहीं है, या जो सेलर है उसने उस पर कंपनसेशन तो नहीं लिया हुआ ऑलरेडी। ये सब चीज़ें आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदते टाइम बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है। दूसरा, जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करने की ज़रूरत है। अगर कोई फैमिली ट्रांसफ़र है तो जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि अगर ट्रांसफ़र विद इन अ फैमिली रिलेशनशिप है, जैसे कि सन, डॉटर, फादर, मदर, हस्बैंड और वाइफ, तो इस केस में उस रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना है। और इसके लिए आपको प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जिससे वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो। और ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको समझना है। और फिर वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट्स में से एक है। और साथ में वो कंफर्म करना है कि लीगल हेयर्स जो हैं वो अवेयर हों कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, नहीं तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। और अब बात है लैंड के टाइप को समझने की। जी हाँ, जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो लैंड का टाइप क्या है, क्या उस पर किसी टाइप की लीगल रिस्ट्रिक्शन है? नहीं समझे? थोड़ा और समझाता हूँ मैं आपको। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, ये आपको चेक कर लेना है। ये आप उस एरिया के मास्टर प्लान से चेक कर सकते हैं। मतलब लीगल रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो ये है कि लैंड यूज़ क्या है, वो आप एज पर मास्टर प्लान जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है उससे आपको आइडिया लग जाता है। अगर ट्रांसफरी फार्मर नहीं है तो आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो एलिजिबल है एग्रीकल्चर लैंड को ओन करने में लोकल लॉज के हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट के लॉज अलग अलग हैं। अगर वो एलिजिबल है उसे ओन करने के लिए तभी वो एक प्रॉपर उससे आपको प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नहीं तो फार्मर से ही आप चीज़ ले सकते हैं। तो लोकल लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर अप्लाई कर रहे हैं लैंड कन्वर्जन के लिए, जिसे कई जगहों के ऊपर NAB कहते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं लैंड कन्वर्जन के लिए। मतलब NAB कहते हैं, मतलब नॉन एग्रीकल्चर यूज़ पर्पस के लिए आप उसको अप्लाई करके वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप पहले चेक कर सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको वैलिडेट करना कि लैंड मेजरमेंट और बाउंड्रीज क्या क्या है।
क्योंकि अक्सर पेपर में कुछ होता है और एक्चुअल ग्राउंड में क्या होता है, इसके लिए प्रॉपर सर्वे कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लैंड मेजरमेंट को प्रॉपर सर्वे करा के एक्चुअल ग्राउंड में क्या है वो भी चेक कर सकते हैं। मतलब लैंड कितनी एकड़ है, कितने कनाल है, या कितने मरले है, या कितने बीघा है, या कितने बिस्वा है, ये सब आपको पहले चेक करने की ज़रूरत है। और उन सबको आपको डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना है और ऑफिशियल रिकॉर्ड से भी आपको टैली करना है कि फिजिकल लैंड की जो बाउंड्री है और जो डॉक्यूमेंट्स में लैंड मेंशन्ड है वो सब चीज़ें एक्चुअल में वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही, किसी टाइप का कोई इंक्रोचमेंट है, तो आपको सेलर से बाई करते टाइम उसे पहले क्लियर करना है और ये कहना है कि मैं आपको उतने का ही पैसा दूंगा जो आप प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन आपके पास है। तो इसके लिए आपको लैंड सर्वे या लोकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। फिर आपको एनकम्बरेंस और लीगल लायबिलिटी ये चेक करने की ज़रूरत है कि लैंड हर तरह से फ्री हो, अनपेड लोन या डिस्प्यूट या कोई थर्ड पार्टी क्लेम हो, उसके लिए आपको एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हमेशा हेल्पफुल रहता है। अगर लैंड प्रीवियसली मॉर्गेज है तो यहाँ लोन क्लियर करने के बाद ही एनओसी लेकर ही आप उस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। मतलब आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज से ये कंफर्म कर देता है कि किसी टाइप का टैक्स लायबिलिटी भी नहीं है। ये भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रीवियस लैंड रेवेन्यू पेमेंट्स, वाटर सेस या अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लियर होने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी बाई करनी है। फिजिकल पोजीशन और यूटिलिटी ट्रांसफ़र है। जी हाँ, आपको ये कंफर्म कर लेना है कि सेलर के पास फिजिकल पोजीशन उस लैंड का है और वो लीगल ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए एलिजिबल है। और ये भी इंश्योर कर लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी या वाटर कनेक्शन वो कौन कौन से हैं जो उस लैंड पर है, वो भी ट्रांसफ़र आपके नाम होते हैं। फिर आपको चेक कर लेना है कि कोई एग्जिस्टिंग टेनेंट तो उसके ऊपर नहीं है और क्या उसका राइट है। पहले बहुत सारी चीज़ें गिरदावरी में देखने को मिली हैं लोगों को जिसके कारण डिस्प्यूट्स हुए हैं, तो ऐसा कोई क्लेम उसके ऊपर तो नहीं है। ये आप पहले चेक कर लेंगे तभी आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथ हो पाएगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन और स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन। अक्सर देखा जाता है कि कई बार हरियाणा, जैसे एग्जांपल मैं हरियाणा की देता हूँ, तो स्टैम्प ड्यूटी में कुछ एग्जम्पशन होता है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या ऑर्डर है ये आपको पहले वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो इसी से आपको एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी लॉ के हिसाब से पता चलेगा। तो ये प्रोसीड करने से पहले आपको पहले चेक कर लेना चाहिए और फिर इंश्योर कर लेना चाहिए कि डीड रजिस्टर्ड की जाए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तभी आपकी लीगल वैलिडिटी बनेगी। और सिर्फ ट्रांसफ़र करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद ये भी कंफर्म कर लेना है कि म्यूटेशन भी हो, मतलब दाखिल खारिज का प्रोसेस भी रजिस्ट्री देकर पटवारी के पास आपको इसको पूरा क्लियर करा लेना है। मतलब जब तक म्यूटेशन नहीं होगी तब तक टाइटल आपके नाम पूरी तरह से नहीं आता। रजिस्ट्रेशन सफिशिएंट नहीं है, यहाँ म्यूटेशन भी, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी आपका नाम आना ज़रूरी है। फिर ये इंश्योर कर लें कि इंडेमनिटी क्लॉज और लीगल प्रोटेक्शन इसके अंदर क्या है। मतलब ट्रांसफरी शुड प्रोवाइड अ लीगल डिक्लेरेशन जिसके अंदर ही मेंशन हो कि ये लैंड सोली उसकी है, कोई हिडन क्लेम, डिस्प्यूट या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। अगर किसी भी टाइप का कोई लीगल इशू फर्दर फ्यूचर में आता है तो ट्रांसफरर विल बी लायबल टू कंपनसेट द ट्रांसफरी। ये आपको हमेशा चेक करने की ज़रूरत है। फिर साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एनओसीज भी लेने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो सेलर है उसके पास जो प्रीवियस सेल डीड्स है, टैक्स रिसिप्ट्स है, ऑनरशिप प्रूफ्स है, उसकी प्रॉपर चेन है या नहीं है, तो वो सब आपको लेने की ज़रूरत है। और आपको साथ में एनओसीज लोकल अथॉरिटी से, पंचायत से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जिस किसके अंदर वो लैंड आती है उससे एनओसीज देने की ज़रूरत है। और अगर लैंड जॉइंटली ओन्ड है तो रिटर्न कंसेंट सारे ऑनर्स का, मतलब शामलात खाते की प्रॉपर्टी के अंदर सारे ऑनर्स का जो रिटर्न कंसेंट है, को ऑनर्स का रिटर्न कंसेंट आपको फर्दर फ्यूचर में डिस्प्यूट से अवॉइड कराता है। और अब बारी है लीगल वेरिफिकेशन और विटनेस सिग्नेचर। आपको हमेशा लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए ऐसे में किसी भी ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में। और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि 2 विटनेस के भी डॉक्यूमेंट में साइन हो जिनका वैलिड प्रूफ आपके पास हो।
कल को बाद में आप उस विटनेस को कहाँ ढूंढते हैं कि ले जाओगे। अक्सर देखने को मिलता है कि आप कोर्ट गए और वहाँ पे जाके जो भी विटनेस मिला वहीं से आपने करा लिया, उसकी आईडी वाईडी कुछ भी आपके पास नहीं होता, ना ही आप उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। तो ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। आप नोटराइज कॉपीज जो हैं एग्रीमेंट्स के या लीगल फाइनेंशियल सेफ्टी से रिलेटेड, वो आपको हमेशा नोटराइज करा के ही रखने की ज़रूरत है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप एग्रीकल्चर लैंड को जब ट्रांसफ़र करते हैं, ये आपको किसी भी टाइप के फर्दर फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचाते हैं। और अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इसका फॉर्मेट भी टाइम मिलते ही आपको प्रोवाइड करा के दूंगा। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।